गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 अकाउंटिंग ऑफ क्लास 12th स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट होता है, वो सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन द स्टेटमेंट विच शो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के वो स्टेटमेंट होते हैं जो उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग ईयर में उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, क्या उसकी प्रॉफिट की कंडीशन है, बिफोर टैक्स कितना प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो। और फाइनेंशियल पोजीशन कि आज उसके पास असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कितनी शॉर्ट टर्म है लाइबिलिटी, कितनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, डेप्रिसिएशन कितना लगा है उन पे। सारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको शो करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं दैट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स के नाम से हमने पढ़ा था। वहाँ हमने बिज़नेस के अदर टाइप्स के फाइनल अकाउंट पढ़े थे, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते थे, और वो भी यही शो करते थे प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिज़नेस। यहाँ भी ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को ही शो करेगा। देखिए, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको पता है फाइनल अकाउंट भी हम ईयर के एंड में बनाते थे, और वो पूरे ईयर की उसकी जो भी कंडीशन रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन उसको शो करता था। यहाँ भी ये अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाए जाएंगे स्टेटमेंट्स, और उस पूरे अकाउंटिंग ईयर के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिकली, उसको आपका ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स, वहाँ हमने पढ़ा था 11th क्लास में क्या क्या आपके अकाउंट्स होते थे। ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, 3 अकाउंट होते थे वहाँ पर। यहाँ पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी के क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए, कंपनी एक्ट है आपका 2013, उसके अंडर जो जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही हम बता रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 240 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 क्या क्या इंक्लूड करेंगे, देखिए 5 नाम आपको दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ बैलेंस शीट, second is statement of profit and loss, third is cash flow statement, fourth is statement of change in equity, and fifth is एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। इनमें से कुछ के नाम आप पहले सुन चुके हैं, जैसे बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी बनाए हैं 11th में, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। बट कुछ नाम आपके लिए नए हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, उसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, फर्स्ट इज़ बैलेंस शीट। स्टार्टिंग से ही हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। बैलेंस शीट आपने 11th क्लास में बनाई थी, उसमें हम अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस की एसेट साइड बनाते थे और लाइबिलिटी साइड बनाते थे। एसेट साइड में हम सारी एसेट्स को इंक्लूड करते थे एक कंपनी की, और लाइबिलिटी साइड में हम उसकी कैपिटल, उसकी इंटरनल लाइबिलिटी और उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को इंक्लूड करते थे। वैसे ही यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट सेम नहीं है, यहाँ फॉर्मेट चेंज हो गया है। फॉर्मेट जो है वो हम आगे अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट देखेंगे अभी क्या नया फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। यहाँ भी बैलेंस शीट में एक कंपनी की उस पूरे अकाउंटिंग ईयर की टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट्स को शो किया जाएगा, और बताया जाएगा कि असेट और लाइबिलिटी कितनी कितनी है टोटल। देखिए, जितनी वहाँ भी हम ऐसा ही करते थे, जितनी लाइबिलिटी होगी उतनी ही एसेट होनी चाहिए, यानी कि एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड का हमारा टोटल सेम आना चाहिए। यही हमारे बैलेंस शीट के सही होने का प्रूफ होता था। यहाँ भी हमें एग्जैक्टली वैसे ही चेक करना है, हमारी एसेट साइड का टोटल और हमारी लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम आना चाहिए, तभी हमारी वो बैलेंस शीट सही है। और इसके पीछे एक रूल है, फैक्ट भी है, कि हम जितनी भी एसेट लेकर के आ रहे हैं, या हमारे बिज़नेस में जितनी भी एसेट्स है, या तो वो हम पर्सनली खुद अपने पैसों से लेके आए हैं और उसे हम कहते हैं कैपिटल, जो भी लाइबिलिटी साइड में इंक्लूड होती है, या फिर अगर हमारे पास उसको लाने के लिए मनी नहीं है,
सफिशिएंट मनी नहीं होती तो हम बाहर से मनी बोरो करते हैं, और बाहर से की गई मनी बोरो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। तो आपके बोरोइंग्स जो है वो लाइबिलिटी साइड में आ जाती है, और जो आप पर्सनली अगर कोई एसेट ला रहे हैं तो वो कैपिटल में आ जाती है। तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आपकी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आती है, और असेट सारी आपकी एक साइड में आती है। तो दोनों का टोटल सेम होना बहुत ज़रूरी है। यही आपके बैलेंस शीट के सही होने का और आपके पूरे साल के अकाउंट्स के सही होने का प्रूफ देगा। सेकेंड इज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक कंपनी ने एक अकाउंटिंग पीरियड में पूरे साल कितना प्रॉफिट कमाया है, कहाँ कहाँ उसने एक्सपेंसेस किए हैं, कहाँ कहाँ से उसको इनकम हुई है, कितनी इनकम किस सोर्स से हुई है, इन सभी डिटेल्स को कौन सा स्टेटमेंट शो करता है, वो शो करने वाला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेसिकली हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स और अदर इनकम, सेल के अलावा जो भी आपकी हुई है उसको इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद एक्सपेंडिचर्स की भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पर दे रखा होता है कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, जो आपकी अदर फिसिटियस एसेट्स होती है उनकी डिटेल भी आपको यहीं पर दे रखी होती है, और साथ में आपको अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस भी दे रखे होते हैं। इसके बाद इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके हम हमारा प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट भी आपको कैटेगरीज़ में दे रखा होता है, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है, और आफ्टर टैक्स, और टैक्स कितना पे किया है कंपनी ने। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको अगर प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, वो सारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगी। थर्ड इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये नया नाम है आपके लिए। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, बट आपने कैश बुक 11th क्लास में पढ़ी है। चैप्टर 8 में हमने कैश बुक की थी। कैश बुक के अंदर बेसिकली हम किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, वो सारे ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड है, चाहे वो कैश के इनफ्लो से रिलेटेड हो, चाहे वो कैश के आउटफ्लो से रिलेटेड हो, उसको हम यहाँ इंक्लूड करते थे, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते थे। सेम एज़ यहाँ कैश बुक नहीं बनती है, यहाँ बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम वो सारे ट्रांजैक्शन जो एक कंपनी ने किए हैं और वो रिलेटेड हैं कैश से, उन सभी को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसका भी एक अलग फॉर्मेट होता है, और इसमें भी डिवाइडेड होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश कितना मिला है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से कैश कितना मिला है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश कितना मिला है या गया है एज वेल। इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों को शो करके बताया जाता है कि हमारे जो कंपनी है उसके अंदर एट प्रेजेंट कितना कैश अवेलेबल है, उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लेकर के उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। और फोर्थ इज़ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये जो है ये सारी कंडीशंस में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये वाला जो स्टेटमेंट है, अगर वो वैसी कंडीशन है जिसमें ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हमें बनाना है तभी हम बनाते हैं, अदरवाइज़ ये नॉर्मली सारी कंपनीज़ नहीं बनाती हैं नॉर्मल कंडीशंस में। फिफ्थ इज़ एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जो आपके बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं उनको हेडिंग और सब हेडिंग में टोटल अमाउंट कॉलम में हम उनका टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, टोटल अमाउंट डालते हैं। तो उनके बारे में डिटेल कि जैसे इस हेडिंग के अंदर ये जो सब हेडिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, क्या क्या चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, ये अमाउंट बेसिकली आया कैसे, उसकी एक्सप्लेनेशन हम इन 5th नंबर एक्सप्लेनेटरी नोट्स में देते हैं। जैसे बैलेंस शीट में हमने शेयर कैपिटल जो आपकी होती है और आपकी कोई लाइबिलिटी है, तो उस लाइबिलिटी में पर्टिकुलर कौन कौन सी लाइबिलिटी को इंक्लूड किया गया है और किसे एक्सक्लूड किया गया है। रिजर्व एंड सरप्लस है तो बेसिकली उसमें किस किस को इंक्लूड किया गया और उसमें से क्या एक्सक्लूड किया है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स में देते हैं। ये थे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें ये 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट इसमें 4 जो है वो कंपलसरी बनाती ही है सारी कंपनी। और ये जो 4th नंबर पे है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी,
ये अगर कंडीशन होती है तो वो कंपनी बनाती है, एप्लीकेबल होता है तो वो कंपनी बनाती है। अदरवाइज़ ये 4 जो है ये कंपलसरी रेगुलर एक कंपनी को बनाने होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। और एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी को अकॉर्डिंग टू रूल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही होते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने ही होते हैं। और जो पब्लिक कंपनी होती है, अपने टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो जो पब्लिक कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू कर सकती है, उस कंपनी को तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक को शो भी करना होता है। तो इसीलिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कंपनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ ही हम इनके देखेंगे क्या रूल्स है, कुछ रूल्स है इसके अंदर छोटे से, तो उनको ध्यान में रख कर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसके लिए हमें जब हम बात कर रहे हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कंपनी के, तो उसके लिए ज़रूरी है हमें पता होना कि वो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। वो अकॉर्डिंग टू बिज़नेस कि वो क्या अडॉप्ट करना चाहता है, वो चाहता है तो वो कैलेंडर ईयर जो जनवरी टू दिसंबर होता है वो भी अडॉप्ट कर सकता है। और वो चाहे तो जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च वो उसे भी अडॉप्ट कर सकता है। बट इन द कंडीशन ऑफ अ कंपनी के लिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो एग्जैक्टली फाइनेंशियल ईयर ही होगा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होगा। तो फाइनेंशियल ईयर मींस पीरियड एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। रूल्स क्या हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। यहाँ 3 रूल्स दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उनको ध्यान में रखना होगा हमको। तो फर्स्ट इज़ शैल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कंपनी। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी के हम बना रहे हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो उस फाइनेंशियल ईयर की एग्जैक्ट क्या कंडीशन थी, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या था कंपनी का, वो शो करने चाहिए। उसमें कोई भी बातें झूठी नहीं होनी चाहिए। जो भी बातें लिखी गई हैं वो विथ प्रूफ विथ एविडेंस सही एग्जैक्ट वैल्यू के साथ होनी ज़रूरी होती है। सेकंड इज़ कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ बेसिकली प्रोविज़न्स और रूल्स दे रखे होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है कंपनी की हर एक टर्म से रिलेटेड। कि अगर डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग कोई रूल होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रूल होंगे, उनको फॉलो करके ही हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। अगर हम कोई एसेट को राइट ऑफ करना है तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमारे को रूल्स दे रखे हैं, उस रूल्स को ध्यान में रख करके हमें उस एसेट को राइट ऑफ करना होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो भी रूल है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको ध्यान में रख करके सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। और उसमें सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग ये कहा हुआ है कंपनी एक्ट में। शैल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3। आपके शेड्यूल 3 के अंदर ही सारे फॉर्मेट दे रखे हैं। जो बैलेंस शीट का न्यू फॉर्मेट मैंने आपको बताया वो भी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, और जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसका भी जो न्यू फॉर्मेट आप सीखेंगे वो भी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 है। तो आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हम बनाते हैं कंपनीज़ एक्ट 2013 एंड शेड्यूल 3। यहाँ शेड्यूल 3 को आपको अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लेना है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही बनते हैं फॉर्मेट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए होता है। देखिए फर्स्ट इज़ मॉनेटरी फॉर्म। यहाँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एज वेल एज़ फाइनल अकाउंट जो हमने 11th में सीखे थे उनमें जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे वो केवल और केवल वही ट्रांजेक्शन होते थे जिनको हम मेज़र कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में।
यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू या ऐसी वैल्यू नहीं डालते थे, मतलब मनी में जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैसी ही वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हम बिल्डिंग है तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करते कि हमारे पास कितनी बिल्डिंग है, जैसे 4 बिल्डिंग है हमारे पास, 3 बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग्स, 4 बिल्डिंग्स, ये रिकॉर्ड नहीं करते हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसकी जगह हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमारी उस बिल्डिंग की, पर्टिकुलर बिल्डिंग की क्या वैल्यू है, और सारी बिल्डिंग का ऐड करके हम किस में लिख देंगे, हमारी असेट साइड में लिख देंगे। तो हम यहाँ मनी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कि अदर कोई इन्फॉर्मेशन को। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं। सेकेंड इज़ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो आपके फाइनल ईयर ख़त्म होने के बाद में, एट द एंड ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद में बनाए जाते हैं। इट मीन्स कि ये किससे रिलेटेड है, जो पास्ट में चीज़ हो चुकी है, यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी डिटेल्स आप उसमें डाल रहे हो। तो जो चीज़ पास्ट से रिलेटेड होती है उसको हम हिस्टोरिकल बोलते हैं। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे बजट होता है, बजट आपका प्रेजेंट फ्यूचर बनाया प्रेजेंट में जाता है, बट रिलेटेड होता है फ्यूचर से। वो चीज़ें अभी हुई नहीं है बट बजट हमने फ्यूचर की सोच के बनाया है, तो वो फ्यूचर डॉक्यूमेंट है। और आपकी ये चीज़ें हो चुकी हैं उनको आपने रिकॉर्ड किया है सेम एज़ वैल्यू जो चीज़ हुई है, तो ये आपका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड है, जो चीज़ें आप कर चुके हैं, जो एक्सपेंस आप कर चुके हैं, जो इनकम आपको रिसीव हो चुकी है, वो सबको आपने रिकॉर्ड किया है, इसलिए इसको हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड इज़ शो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन। ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हमने मीनिंग में भी पढ़ा था कि ये इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की क्या दिखाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन दिखाते हैं कि एट प्रेजेंट कितना प्रॉफिट कमा रही है और किस फाइनेंशियल कंडीशन में है ये कंपनी। फोर्थ इज़ मेक अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स कि लाइबिलिटी में बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है, असेट्स में फिक्स्ड असेट्स, टैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स, करंट एसेट्स, बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो सारी इंफॉर्मेशन को विद डिटेल आपको अवेलेबल कराते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हर जो रिलेटेड लोग होते हैं कंपनी से, उनको अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं और सभी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मिल जाती है, उनको और कोई डॉक्यूमेंट्स देखने नहीं पड़ते। ठीक है, तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, रूल्स और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो। अब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे हमारे बैलेंस शीट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं, उनको बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, तो यहाँ देखिए 7 ऑब्जेक्टिव्स गिवन है। फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उससे रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी जो सूचनाएं जो हमें चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कराएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। उनको प्रोवाइड करवाने के लिए एक कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। सेकंड, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी। कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, ये टैक्स के लिए भी ज़रूरी है और अदर जो पार्टीज़ होती हैं जो कंपनी से रिलेटेड होती हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड इज़ असेंशियल एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। जो सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन ही असेंशियल और सफिशिएंट होती है। किसी भी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतनी इंफॉर्मेशन, वो इतनी डिटेल्ड होती है कि सभी पार्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट होती हैं इंफॉर्मेशन। फोर्थ इज़ बेस फॉर फ्यूचर डिसीजन। हम आज की कंडीशन देख करके ही फ्यूचर से रिलेटेड डिसीज़न लेते हैं और प्लान्स बनाते हैं। तो वो आज की इन्फॉर्मेशन हमको कौन प्रोवाइड करवाएगा, वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्यूचर के डिसीज़न लेने के लिए कौन ज़रूरी है हमारे लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरी है। वो बेस प्रोवाइड कराते हैं फॉर फ्यूचर डिसीजन।
फिफ्थ इज़ इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, कुछ इंटरनल होती हैं, कुछ एक्सटर्नल होती हैं, जो कंपनी से रिलेटेड होती हैं। तो उनको सभी तरीके की इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए वो प्रोवाइड करवाने का वर्क किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। सिक्स्थ इज़ ट्रू एंड फेयर व्यू। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कंपनी के ओवरव्यू के लिए, तो वो उस कंपनी का एकदम ट्रू और फेयर कंडीशन जो है वो हमको शो करता है। जबकि अगर हम अदर कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ हों, कुछ मिस्टेक्स हों, तो वो ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करे ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्योंकि उसके ऊपर रूल है कि उसको ट्रू एंड फेयर वैल्यू ही उसके अंदर इंक्लूड करनी है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रू और फेयर व्यू के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बेस्ट डॉक्यूमेंट होता है देखने के लिए कंपनी के ओवरव्यू को। इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल वर्क। अब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सारी कंपनीज़ को अपनी टोटल इनकम का 2% जो है वो सोशल वर्क के लिए एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी कंपनी उस 2% का एक्सपेंडिचर कर भी रही है या नहीं कर रही है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमको किससे मिल जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाएगी। तो ये थे ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनमें से 2 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ बैलेंस शीट और सेकंड इज़ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जिसमें से फर्स्ट स्टार्ट करें बैलेंस शीट। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं बैलेंस शीट होती क्या है। वैसे आप लोग जानते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज़ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विद कैपिटल ऑफ अ कंपनी एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की ऑल असेट्स, सारी असेट्स और लाइबिलिटी विद कैपिटल, यानी कैपिटल जो पर्टिकुलर ओनर्स लेके आए हैं वो, और लाइबिलिटी जो बाहर से उन्होंने एक्वायर करी है वो मनी को शो करती है। कौन? बैलेंस शीट। किसकी? एक कंपनी की एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में कंपनी के पास आज इतनी असेट्स है टोटल और इतनी लाइबिलिटीज़ है, उसको शो करने वाले स्टेटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया तो शेड्यूल 3 में है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपका जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 में ही गिवन है। बट दोनों के जो फॉर्मेट है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। तो बैलेंस शीट का आपका फॉर्मेट पार्ट 1 में है। फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट आपके शेड्यूल 3 में पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ये फॉर्म है। और अभी हमने इक्विटी साइड लिखी है, ओनली इक्विटी साइड। इसी के नीचे कंटिन्यू सेकंड पार्ट होता है आपका असेट साइड। तो पहले इक्विटी साइड को देख लेते हैं, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में जो फर्स्ट कॉलम हमने बनाया है वो है पर्टिकुलर्स का, जहाँ हम सारी डिटेल देंगे। सेकंड है नोट नंबर, जो हमने एक्सप्लेनेटरी नोट्स की बात की थी 5th नंबर पे, वहाँ कौन से नंबर पे कौन सी चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है तो उसके नोट नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल को हमने नोट नंबर 4 में अगर एक्सप्लेन कर रखा है, नोट नंबर 1 में अगर एक्सप्लेन कर रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा नोट नंबर 1। नेक्स्ट कॉलम है आपका फिगर्स एज द एंड ऑफ करंट ईयर। जो भी हम दे रहे हैं डिटेल, उसकी जो अमाउंट है वो करंट ईयर का अमाउंट यहाँ 3rd कॉलम में आ जाएगा आपके। एंड 4th कॉलम में आपका फिगर्स एज द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। जो भी हम यहाँ पर्टिकुलर्स में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे रिलेटेड आपका प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है वो इस 4th कॉलम में आ जाएगा। यह है आपका फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। इसमें फर्स्ट हम बनाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, और इसी के नीचे कंटिन्यू हम बनाते हैं सेकंड असेट साइड। तो रोमन में फर्स्ट नंबर पे है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसमें फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड। देखिए ये हेडिंग है आपकी, मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें अब आपके अंदर 4 हेडिंग दे रखी है। फर्स्ट इज़ शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड इज़ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड इज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़, एंड 4th नंबर पे है आपके करंट लायबिलिटीज़। और इन हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग है आपकी, जैसे शेयर होल्डर्स फंड में सब हेडिंग है आपकी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आप समझ गए, मेन हेडिंग है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी, हेडिंग है आपकी शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेडिंग है आपकी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जो हमने ABC में दिए हैं वो सब हेडिंग है, जो 1 2 3 4 में दिए हैं वो हेडिंग है।
ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे आपके हेडिंग और सब हेडिंग के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर आपको ये शेयर होल्डर्स फंड और ये जो हेडिंग दे रखी है 4 ये लिखनी होगी, और सब हेडिंग पूछेगा तो आपको जो ABC में दे रखी है इन्फॉर्मेशन वो लिखनी होगी। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, यानी इक्विटी कैपिटल एंड लाइबिलिटी, आपकी जो बोरोइंग्स वगैरह है उसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो फर्स्ट इज शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर होती है, शेयर कैपिटल का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो शेयर जिन्होंने ले रखे हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर, और उनके फंड में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, इसके अंदर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का टोटल आ जाता है, और इसमें से अगर कोई कॉल सिनेरियर है तो उसको माइनस कर दिया जाता है। तो शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पेड अप कैपिटल आएगी आपकी। सेकेंड इज़ रिज़र्व एंड सरप्लस, जितने भी रिज़र्व बनाए गए हैं, जितने भी आपके सरप्लस यानी कि जो प्रॉफिट हैं, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होगा, दोनों बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस, दोनों यहीं आते हैं। और रिज़र्व में जनरल रिज़र्व, कैपिटल रिज़र्व, अदर रिज़र्व, कोई अगर आपने किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बना रखा है, फंड जो बनाते हैं हम, वो सारे यहीं आते हैं। रिज़र्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो हमें शेयर कैपिटल के साथ मिलता है वो भी यहीं आता है, रिज़र्व एंड सरप्लस सब हेडिंग के अंडर। थर्ड इज सी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, यानी कि जो शेयर वारंट हमने इशू किया था शेयर को, उसके अगेंस्ट जो हमें मनी मिली है वो यहाँ पर आ जाती है आपके मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो फॉरफिचर ऑफ शेयर्स होता है उससे रिलेटेड जो मनी होती है वो भी शेयर वारंट के अंडर आ जाती है। फॉरफिचर हिंदी में बोलते हैं हरण करना। सेकेंड इज़ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो सारी मनी जिनका एप्लीकेशन आ चुका है शेयर्स के ऊपर, बट उनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं दिया गया है, शेयर अलॉट नहीं किए गए हैं, बट एप्लीकेशन मनी उनकी रिसीव हो गई है, वो वाली मनी यहाँ पर आ जाती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड इज़ नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आपके ABCD 4 सब हेडिंग है। फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, डिबेंचर हैं, सारे लॉन्ग टर्म लोन और सारे डिबेंचर्स इस सब हेडिंग के अंडर आ जाएंगे। बी इज़ डेफर टैक्स लाइबिलिटी, जो आपके टैक्स का पेमेंट करते हैं आप इन फ्यूचर धीरे धीरे, वो डेफर टैक्स जो लाइबिलिटी है, यानी आपको पे करना है, अभी आपकी लाइबिलिटी है। एक डेफर टैक्स एसेट भी होती है जो हमने एडवांस में पे कर रखा होता है उससे, लेकिन डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो आपको पे करना है वो वाली लाइबिलिटी नेट यहाँ पर आ जाएगी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंडर नहीं आई है और अदर कोई आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तो वो C सब हेडिंग के अंडर आ जाएगी। डी इज़ लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स, जो आपके प्रोविज़न्स बनाते हैं आप, फ्यूचर में कोई वर्क है रिलेटेड है उससे, उसके रिलेशन में हम अभी से ही उसके लिए जो प्रॉफिट रिजर्व करने लग जाते हैं, जो मनी इकट्ठी करने लग जाते हैं प्रोविज़न बना करके, दैट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, दैट इज़ प्रोविज़न। और उसमें भी जो लॉन्ग टर्म वर्क के लिए हम प्रोविज़न बना रहे हैं, यानी कि वो प्रोविज़न लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न से आ जाएंगे। जैसे प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड, अब प्रोविडेंट फंड अभी तो करंट सिचुएशन में तो नहीं उसका कोई वर्क है, वो इन फ्यूचर यूज़ में आता है, तो प्रोविडेंट फंड के लिए जो आप प्रोविज़न बना रहे हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न्स में आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़, फोर्थ है आपका करंट लाइबिलिटीज़। इसमें फर्स्ट करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, नॉन करंट क्या होती है। देखिए नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो मोर देन 1 ईयर के लिए, इस अकाउंटिंग पीरियड में हम यही समझेंगे, कोई भी चीज़ जो मोर देन 1 ईयर के लिए है वो नॉन करंट है, और जो 1 ईयर के अंडर है, लेस देन 1 ईयर है, वो करंट है। करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि लेस देन 1 ईयर की जो अपनी लाइबिलिटीज़ है वो करंट लाइबिलिटीज़ है, और मोर देन 1 ईयर की जो अपनी लाइबिलिटीज़ है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर थर्ड हेडिंग में आ चुकी है। अब फोर्थ में है जो लेस देन 1 ईयर की लाइबिलिटीज़ है, तो उसमें फर्स्ट आ जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन ले रखे हैं कहीं से, जो आपको 1 ईयर के अंडर रीपेमेंट करने हैं, लेस देन 1 ईयर में आपको वापस से उसको रीपे करना है उस लोन को, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आ जाएंगे। और मैच्योर डिबेंचर भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आ जाते हैं। डिबेंचर तो नॉर्मल डिबेंचर है जिनका फ्यूचर में पेमेंट होगा, मैच्योर डिबेंचर जिनकी डेट आ चुकी है और अब उनको रीपेमेंट करना है हमें, वो मैच्योर डिबेंचर होते हैं, और वो भी आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर आ जाते हैं। बी इज़ ट्रेड पेबल,
जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, वो ट्रेड पेबल के अंडर आ जाते हैं। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम पढ़ चुके हैं डिटेल में 11th क्लास में। सी इज़ अदर करंट लायबिलिटी, जो ऊपर 2 हेडिंग के अंडर नहीं आई है, उसके अलावा भी अगर और कोई करंट लायबिलिटी है तो वो अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें पे करने थे पर हमने पे नहीं किए, वो हमारे बकाया हैं, वो अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे। ऐसे ही जो ऊपर नहीं आए हैं दोनों हेडिंग के अंडर, वो सारी अदर करंट लायबिलिटी सी के सब हेडिंग के अंदर आ जाएगी। डी इज़ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो हमने लॉन्ग टर्म प्रोविज़न बनाए थे वो आपके 3rd हेडिंग के अंडर आए थे, डी सब हेडिंग में। जो आप अगर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बनाते हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये टैक्सेशन एवरी ईयर होता है, तो इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न बनाना होगा, तो वो आ जाएंगे आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। ये था आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में हम इसका टोटल कर देते हैं, और यही टोटल एसेट साइड का भी सेम आना चाहिए। जो ये टोटल आएगा ग्रैंड टोटल, यहाँ पर यही दोनों साइड का सेम आना चाहिए, तब हमारी बैलेंस शीट सही होती है। अब देख लेते हैं असेट साइड। ये है आपकी सेकंड साइड, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये कंटिन्यू ही बनेगी। आप जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बनाएंगे, उसी के नीचे से कंटिन्यू सेकंड नंबर डाल के असेट साइड बनाएंगे। फर्स्ट इज़ नॉन करंट असेट। इसमें भी देखिए असेट आपकी मेन हेडिंग है और 2 आपकी हेडिंग दे रखी है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। वही सेम थिंग, अगर आपकी जो असेट है वो उसकी वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू चेंज होने से, वहाँ रीपेमेंट से हम लायबिलिटी को समझ रहे थे, यहाँ वैल्यू चेंज होने से, अगर उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, अगर लेस देन 1 ईयर में वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो करंट एसेट के अंडर आएगी। अगर उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो मोर देन 1 ईयर तक फिक्स ही रहेगी, जो सेम वैल्यू है, वो आपकी नॉन करंट एसेट हो जाती है। तो फर्स्ट इज़ नॉन करंट एसेट्स, उसमें सब हेडिंग में आपके फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट, ए फर्स्ट फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के भी अंदर और सब हेडिंग है 1 2 3 4। तो फर्स्ट में है टेंजिबल एसेट्स, वो फिक्स्ड एसेट्स जो फिज़िकल एसेट्स होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी टेंजिबल एसेट्स के अंडर आती हैं आपकी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, इन सभी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो टेंजिबल एसेट्स होती है आपकी। उन सभी की टोटल वैल्यू को हम इस कॉलम के इस हेडिंग के अंडर लिखेंगे इन कॉलम्स में। सेकंड इज़ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, ऐसी एसेट जिनको आप देख और छू नहीं सकते बट वो आपकी एसेट होती है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, बुकमार्क्स है, ये सारी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स के अंडर आती है, और इन सब का भी टोटल अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। थर्ड इज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो सारी कैपिटल गुड्स, कैपिटल आइटम्स जो हमारे वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग अभी बन रही है, आधी बनी है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंडर आएगी। ऐसी ही फिक्स्ड एसेट्स जो बन रही हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुई नॉन करंट एसेट्स, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आएंगी। फोर्थ इज़ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे पेटेंट है, तो पेटेंट आपका अभी पेटेंट का प्रोसीजर होता है, तो वो चल रहा है, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यानी डेवलप नहीं हुई है, बनी नहीं है पूरे तरीके से, बट इंटेंजिबल एसेट है आपकी। वही अगर वो फिजिकल एसेट है, टेंजिबल है, तो उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे अगर वो नहीं बनी है, और अगर वो इंटेंजिबल है तो वो फोर्थ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगी। बी आपकी सब हेडिंग बी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी एसेट होती है, उसमें भी अगर हमने मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाती है। जैसे आपने अदर किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए या डिबेंचर खरीद लिया आपने, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा आपके। सी इज़ डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट बेसिकली क्या होता है, जब अपनी जो ये अकाउंटिंग इनकम है, इस अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो अपन इनकम निकालेंगे वो, और जो टैक्सेबल इनकम होती है जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है, उन दोनों में डिफरेंस है, और आपकी अकाउंटिंग इनकम कम है टैक्सेबल इनकम से। अकाउंटिंग इनकम जो हमने यहाँ पर निकाली है वो कम है हमारी। क्यों कम हो सकती है, कैसे हो सकता है डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रोविज़न्स वगैरह होते हैं उनको भी हम लेस कर देते हैं इनकम में से, बट वहाँ पर जो है वो प्रोविज़न्स को नहीं, एक्चुअल एक्सपेंसेस को ही लेस किया जाता है टैक्सेबल इनकम में से। तो हो सकता है आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा आ रही हो किसी ईयर, और आपकी अकाउंटिंग इनकम कम आ रही हो, तो उसे डेफर्ड टैक्स, जो डिफरेंस अमाउंट है उसको डेफर्ड टैक्स एसेट्स के अंदर डालेंगे। डी इज़ लॉन्ग टर्म।
loan and advances. D is long term loan and advances. यहाँ पर वो सारे लोन एंड एडवांसेस आप सोचेंगे लोन अपनी एसेट कैसे हो गया, तो यहाँ लोन हमने लिया नहीं है। अगर हमने लोन और एडवांस किसी को दे रखा है तो हम उससे वापस मांग सकते हैं, ये हमारी एसेट होती है। जब हम देते हैं तो एसेट होती है, और लोन और हम लेते हैं लोन या एडवांस तो वो हमारी लाइबिलिटी में आते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंदर आ जाता है आपका। तो यहाँ लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है और वो मोर देन 1 ईयर के लिए है, एडवांस दे रखा है वो भी मोर देन 1 ईयर के लिए है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंडर आ जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स, ऐसी सारी एसेट जो ऊपर किसी हेडिंग में नहीं, सब हेडिंग में नहीं आई है, और उसके अलावा नॉन करंट यानी मोर देन 1 ईयर के लिए कोई आपकी एसेट है तो वो अदर नॉन करंट एसेट के अंडर आ जाएगी। सेकेंड इज़ करंट एसेट, ऐसी सारी एसेट जिनकी वैल्यू 1 साल के अंदर अंदर चेंज होती रहेगी, वो करंट एसेट होती है, जिसमें सब हेडिंग में फर्स्ट है आपका करंट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो आपने लेस देन 1 ईयर के लिए अपने मनी को कहीं इन्वेस्ट किया है वो करंट इन्वेस्टमेंट के अंडर आ जाते हैं। भी इन्वेंट्रीज़, जो आपका स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक, उसको इन्वेंट्रीज़ के नाम से, वहाँ हम स्टॉक के नाम से डालते थे, फाइनल अकाउंट जो 11th में बनाते थे, यहाँ हम इन्वेंट्रीज़ के नाम से डालेंगे। इसमें रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक और आपके फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक तीनों आ जाएंगे। सी इज़ ट्रेड रिसीवेबल, जो आपके बिल्स रिसीवेबल होते हैं और जो आपके डेटर्स होते हैं वो दोनों ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आ जाते हैं। डी इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपका कैश है हाथ में, जो आपके पास कैश पड़ा है कंपनी के अंदर, वो कैश, और कैश इक्विवेलेंट यानी जो बैंक में पैसा पड़ा है आपके पास वो कैश इक्विवेलेंट आ जाता है। जो कैश की तरह ही है, जल्दी से कैश में चेंज हो सकता है, यानी कि हम जो आज जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो अगर कैश से नहीं कर रहे तो बैंक से कर लेते हैं इजीली, वो भी कैश की तरह ही हो गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश प्लस बैंक बैलेंस आ जाएगा आपका। ई इज़ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो एडवांस और लोन आपने दिए हैं वो अगर शॉर्ट टर्म है, लेस देन 1 ईयर के लिए है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के अंडर आ जाएंगे। इसके बाद में इस साइड का भी पूरा टोटल कर देंगे हम, और जो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल आया था वही सेम आपका असेट साइड का टोटल आना चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट जो है वो सही मानी जाएगी कि आपके जो अकाउंटिंग ईयर था उसमें आपने सारे जो ट्रांजैक्शन है उनको सही सही रिकॉर्ड किया है, और उससे जो आपने जो बैलेंस शीट बनाई है वो भी सही बनी है, जब हमारा टोटल मैच करेगा इक्विटी साइड का और लायबिलिटी साइड का। ये था आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इस पे हम अब आगे क्वेश्चंस करेंगे।